हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, अब हम फुल फ्लैश्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं और अब हम एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं मेनली, जो एग्जाम में आते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं एक और एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आज कैसे होने वाला है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और क्लासीफाई कर लेते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसमें शेयर होल्डर फंड्स में आपको शेयर कैपिटल दिया हुआ है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, शेयर कैपिटल हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आती है, तो एफ बना देता हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस से तो क्वेश्चन शुरू होगा, तो इसका मतलब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो लंबे समय की लायबिलिटीज़ हैं, तो ये हमेशा फाइनेंसिंग में आती हैं स्टूडेंट्स। करेंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल दिया हुआ है, ये ऑपरेटिंग में आता है, आपको याद होगा। अच्छा, एसेट्स की बात कर लेते हैं। नॉन करेंट एसेट्स है जिसमें फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट दी हुई है, तो एसेट्स हमेशा इन्वेस्टिंग में आता है स्टूडेंट्स। उसके अलावा करंट एसेट्स की बात करें तो इन्वेंट्रीज ऑपरेटिंग में आती है, ट्रेड रिसीवेबल भी ऑपरेटिंग में आता है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे है ना, एक छोटी सी चीज़ आपको एडजस्टमेंट के तौर पे दी हुई है, देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीन ऑफ बुक वैल्यू 80,000 वॉज सोल्ड फॉर 65,000। तो स्टूडेंट्स देखिए, 80,000 रुपये की बुक वैल्यू थी और 65,000 रुपये की ये बेची गई है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, लॉस हुआ है यहाँ पे। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 2 लाख। तो डेप्रिसिएशन भी आपको दिया हुआ है। तो जब भी ऐसी एडजस्टमेंट दी होती है स्टूडेंट्स, ये जो टेंजिबल एसेट आपको दी है ना, ये इन्वेस्टिंग में तो आएगी, लेकिन इसमें पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा एक, है ना। क्योंकि ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और ये सब मिला के कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो छुपी हुई होती है, उसको ढूंढने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, टेंजिबल एसेट अकाउंट पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है मैंने, तो हम अकाउंट भी बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स आइए, सबसे पहले हम लोग यही काम कर लेते हैं, हम टेंजिबल एसेट का अकाउंट ही बना लेते हैं, ताकि वर्किंग नोट्स में सबसे पहले हम वो तैयार करके बैठें और फिर चीज़ों को हम क्लासीफाई करें। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको पता है, एसेट अकाउंट जब भी होता है तो वो डेबिट साइड में शुरू होता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, टू बैलेंस, बीडी लिख दूँ यहाँ पे। स्टार्टिंग अकाउंट, स्टार्टिंग अमाउंट जो होता है बैलेंस बीडी कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में मेरे पास जो टेंजिबल एसेट थी वो 8 लाख रुपए थी। चलिए 8 लाख से अकाउंट शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं यहाँ पर क्लोज भी कर देता हूँ, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। बाय बैलेंस सीडी करके 11 लाख रुपए जो है वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ये क्लोजिंग बैलेंस था। उसके अलावा स्टूडेंट्स, ये दोनों बैलेंस तो हमारे आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू 80,000 थी, लेकिन मिले कितने, 65,000। तो स्टूडेंट्स, जितने पैसे मिले होते हैं ना, वो लिखने होते हैं आपको। और यहाँ पर क्योंकि ये वाली साइड होती है मशीन की प्लस साइड, ये होती है माइनस साइड, तो हमने बेची है मशीन, तो मशीन तो कम हो गई ना। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग दूसरी तरफ डालेंगे बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, सेल्स। अमाउंट कितना लिखेंगे, 65,000। अच्छा, उसके अलावा स्टूडेंट्स, जो लॉस होता है ना, वो भी यहाँ पे लिखना होता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, या P&L अकाउंट लिख के लॉस ऑन सेल भी लिख सकता हूँ। कितने का नुकसान हो गया स्टूडेंट्स, 15,000 रुपये का डायरेक्ट नुकसान हुआ है, तो ये लीजिए 15,000 यहाँ पे लिख दिया। और क्या है, इस साल का जो डेप्रीसिएशन है, ठीक है, वो कितना लगा हुआ है, 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन मतलब वो भी इसी तरफ आने वाला है स्टूडेंट्स, क्योंकि डेप्रीसिएशन भी मशीन को कम करता है। तो 2 लाख रुपए भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मतलब ज़्यादातर अमाउंट जो है वो राइट साइड में आ गए हैं। अब मैं टोटल करूँगा और देखता हूँ क्या दोनों साइडें बैलेंस हैं। तो बैलेंस अगर नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ छुपा हुआ होगा स्टूडेंट्स। तो देखते हैं, चलिए। तो राइट साइड मुझे ज़्यादा बड़ी लग रही है, तो 11 में 2 प्लस किया 13 लाख हो गया, और यहाँ पे 80,000, तो इसका मतलब 13,80,000 लिख दूँ। और दूसरी तरफ 13,80,000 सेम अमाउंट लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स, अब बैलेंसिंग फिगर कितना होगा, देखिए इसमें से 8 लाख माइनस करिए, तो ये हो जाएगा 5,80,000। ठीक है, और ये क्या है, ये छुपी हुई चीज़ है। टू बैंक मतलब हमने मशीन खरीदी थी, ये छुपा हुआ है स्टूडेंट्स। इसको हम बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर। अब जल्दी से इसमें भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, कौन सी चीज़ कहाँ आती है। देखिए,
मैंने आपको हमेशा बताया जब भी कोई अकाउंट बनेगा तो उसमें बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी यहाँ पे कहीं नहीं आएगा। उसके अलावा सेल किया है ना, तो इसका मतलब ये आई हो गया, और परचेज किया है तो इसका मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पी एंड एल, अगर कोई नुकसान होता है तो वो ऑपरेटिंग में जाता है, डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग में जाता है। तो स्टूडेंट्स जल्दी से शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले एंड से शुरू करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, तो चलिए वहीं से शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ एक लाइन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना है स्टूडेंट्स, 28,000 है, ठीक है, 28,000। और इसके ऊपर मैं क्या लिखता हूँ, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये कितना है, 35,000 है। अच्छा, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आ गया है जिसमें हमारा जो ओपनिंग है वो बड़ा है, क्लोजिंग कम है, तो इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव आएगा। मतलब 35 में मैं कुछ माइनस करूंगा तभी तो 28 पे पहुंचूंगा। और क्या माइनस करूंगा स्टूडेंट्स, 7,000। 35 में से 7,000 माइनस कर दूंगा तो 28 आ जाएगा। मतलब मेरा जो टोटल ऑल इन ऑल जो मेरा आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, -7,000 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश यूज्ड इन कैश फ्लो या कैश जनरेटेड फ्रॉम कैश फ्लो। तो इस बार जो हुआ है नेगेटिव में हुआ है, तो यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूँ छोटी सी। बस अब मेरा जो आंसर है -7,000 अगर आ गया तो इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ पर हम हमेशा शुरू करते हैं स्टूडेंट्स सरप्लस, एक हेडिंग छोटी सी जरूर डाल दें कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं डालूंगा सरप्लस दैट इज बैलेंस इन पी एंड एल स्टेटमेंट, ठीक है। और इसका जो अमाउंट है स्टूडेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए शुरुआत में 1,10,000 था और फिर 2 लाख हो गया, मतलब 90,000 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सीधा डाल दिया, इस वाली लाइन में डालना है, इसमें मत डालना। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, कुछ चीज़ें लेस होती हैं, और हम कहाँ पहुँच जाते हैं, हम पहुँच जाते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ऐसी कोई चीज़ है जो यहाँ पे ऐड होगी, लेस होगी। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ना ही कोई डिविडेंड है, ना ही कोई प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है आपको, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो होती है ना जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में आती हैं, वैसी कोई भी चीज़ आपको यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं दी हुई है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब पहला स्टेप तो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। तो इस स्टूडेंट्स उसके बाद उसमें क्या चीज़ें आती हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह आता है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, देखिए हेडिंग नहीं डालनी आपको, यहाँ पे सिर्फ ऐड और लेस डालेंगे। मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, जब भी कोई स्टेप आपको नहीं दिया हुआ मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं सबसे पहला स्टेप कौन सा था, सरप्लस वाला। उसके बाद था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, है ना, सेकंड स्टेप। अब उसका कुछ नहीं दिया हुआ आपको, मतलब आपको पहले वाले स्टेप का कुछ नहीं दिया हुआ तो दूसरे की हेडिंग नहीं डालना, सिर्फ तीसरे की, सीधा सीधा तीसरे का आइटम आप शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आई होप वो चीज़ आपको क्लियर थी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, डेप्रिसिएशन वगैरह ऐड और लेस करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन जो होता है वो यहाँ पे आके ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, ये लीजिए ऐड कर दिया मैंने। कितने का है, 2 लाख रुपए का है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए लॉस, लॉस भी यहाँ पे आता है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, 15,000 रुपए का लॉस हुआ है, ये भी ऐड हो जाएगा। ये लेस में नहीं है स्टूडेंट्स, ये ऐड में ही है, तो ज़रा देख के डालिएगा। उसके अलावा कोई ऐसी इनकम हुई है जो कि नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग है, नहीं स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसी इनकम नहीं हुई है। इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि जैसे यहाँ पे लॉस हुआ है ना, अगर मशीन खरीदते समय हमको, मशीन बेचते समय हमको फ़ायदा हुआ होता तो यहाँ पे आके लेस हो जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर और कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इसको टोटल कर देता हूँ, ठीक है। अच्छे से मैंने चेक कर लिया था। तो ये लीजिए, तो इस वाले अमाउंट में 90,000 तो पहले से ही था, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2,15,000 भी आ गया। तो टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स, ऐड करने के बाद आएगा 3,05,000।
और ये क्या होता है स्टूडेंट्स, अगला स्टेप होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब मैं ये वाली हेडिंग क्यों डाल रहा हूँ, यही मैं एक बार और बता देता हूँ स्टूडेंट्स। ये हेडिंग मैंने इसलिए डाली है क्योंकि इसके नीचे की चीज़ें मुझे दी हुई है। जिसके नीचे की चीज़ मुझे नहीं दी होती वो हेडिंग ही नहीं डालनी आपको, अगली हेडिंग पे चले जाना है। तो इसमें यहाँ पर वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी वाली चीज़ें लिखेंगे। आइए देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ करंट लायबिलिटीज़ पे। तो ट्रेड पेबल जो है वो बढ़ रहा है, तो जब भी उधार बढ़ता है तो इसका मतलब ऐड होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। तो कितना हो गया, 5,000 से बढ़ रहा है ना, तो ये लीजिए 5,000 मैंने अंदर की तरफ लिख दिया। अब मैं आता हूँ एसेट्स पे। इन्वेंट्रीज भी बढ़ रही हैं स्टूडेंट्स, तो इन्वेंट्री जब बढ़ती हैं तो इसका मतलब है कि मैंने और सामान खरीदा है, तो कैश फ्लो आउटवर्ड हुआ होगा। तो इसका मतलब इंक्रीज इन इन्वेंट्री, 10,000 रुपये चले गए। ट्रेड रिसीवेबल जो है वो कम हो रहा है, तो जब भी एसेट कम होती है स्टूडेंट्स तो इसका मतलब है हमारे पास पैसे आए होंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहा है 8,000 रुपये से, तो ये लो 8,000 रुपये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसके अलावा कुछ और दिया नहीं है तो हम इसी को क्लोज कर देंगे। तो देखिए ये हो गया 13 प्लस में और 10 माइनस में हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया है 3,000 प्लस में। ठीक है, अब ये जो 3,000 ये 3 लाख में ऐड होगा तो ये हो गया 3,08,000, क्योंकि 3,05,000 पहले था। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया, हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, लेकिन हमको कोई इनकम टैक्स वगैरह तो दिया हुआ नहीं है। यहाँ पर देखिए कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में डालता, लेकिन उसके बाद वाली चीज़ है ही नहीं, तो उसको इग्नोर कर दूंगा मैं और सीधा किस पे आ जाऊंगा स्टूडेंट्स, सीधा मैं आ जाऊंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये लीजिए पहली चीज मेरी खत्म हो चुकी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कितना हो गया है, इस अमाउंट को मैं बाहर लिख देता हूं, 3,08,000, ये लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो ये वाला अमाउंट अंदर ना लिख के सीधा बाहर लिख सकते हैं, तो मैं इसको पेंसिल से काट देता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, तो एक स्टेप हो चुका है मेरा, यहां पे मैं ए लिख देता हूं। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, चलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शुरू करते हैं। पहले जरा टिक लगा लेते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया है। स्टूडेंट्स देखिए हमने यहाँ पर एक तो प्रॉफिट एंड लॉस और डेप्रिसिएशन कर लिया है, मतलब अभी दो चीज़ें बची हुई हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट्स, तो हमने रिजर्व एंड सरप्लस का यूज़ कर लिया है, उसी तरह ट्रेड पेबल का यूज़ हो चुका है, और यहाँ पर अगर हम देखें इन्वेंट्रीज का यूज़ हो चुका है, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो ऐसे टिक लगाते रहिए जिससे आपको पता रहे कि कौन सी चीज़ बची हुई है। कभी कभी कंफ्यूजन में कोई चीज़ छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए ऐड और लेस कर लें हमेशा की तरह। तो स्टूडेंट्स इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की तरफ देखेंगे। दो तो मुझे यही नज़र आ रही है, मशीन खरीदी थी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा परचेज ऑफ मशीन। तो पैसे गए होंगे, कितने की मशीन खरीदी थी स्टूडेंट्स, मैंने 5,80,000 रुपये की मशीन खरीदी थी, ये लीजिए नेगेटिव में आ गया। और उसके अलावा मशीन बेची भी थी, सेल ऑफ मशीन कितने का है, 65,000, तो पैसा आया होगा मेरे पास। ठीक है, तो वो दोनों भी कवर हो गए। चलिए इसमें भी टिक लगा देते हैं, मतलब अकाउंट का सारा काम खत्म हो गया, अब इस पर दोबारा नहीं देखना आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए टेंजिबल एसेट्स का ये वाला बैलेंस मत डालना, मैंने आपको बताया ना, ये तो उस वाले अकाउंट में पहुंच चुका है और ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आता नहीं है, तो इसका मतलब आप अलग से मत डालना, बस यही था जो था। उसके अलावा और भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या फिक्स्ड एसेट में कुछ और दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बची हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको टोटल कर लेता हूँ। चलिए ये तो बहुत ही सिंपल था। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 5,80,000 नेगेटिव में, 65,000 पॉजिटिव में है, तो ये क्या हो जाएगा 5,15,000 रुपये, और वो भी नेगेटिव में। नेगेटिव आ गया है तो क्या आएगा वर्ड, कैश यूज्ड इन
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तीसरा पॉइंट डालते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और जल्दी से स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि क्या फाइनेंसिंग में हमको ऐड और लेस का कुछ दिया है। तो देखिए, शेयर कैपिटल 1 लाख से बढ़ रही है, तो इसका मतलब मेरे पास प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए ऐड कर दूं। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब यहां पर भी मैं लिखूंगा प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कितना? 1 लाख रुपए से ही बढ़ रही है, तो 2 लाख रुपए प्लस में हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए टिक भी लगा लेते हैं, ये गया और ये भी चला गया। और कुछ बचा है? आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अब सारे ही टॉपिक लगभग हमारे खत्म हो गए हैं और कुछ बचा नहीं है, तो ज़रा इसको टोटल कर लेते हैं फिर। तो यहाँ पे लेस हो चुका है, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो कितना आना चाहिए स्टूडेंट्स? 2 लाख रुपए ऐड होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे मैं टोटल कर देता हूँ 2 लाख रुपए, और यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस है तो सी में जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब स्टूडेंट्स करके देखें एक बार कि क्या हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 लाख, देखिए 3,08,000 है और उसमें 2 लाख रुपए ऐड करना है, तो ये 5,08,000 हो गया। और 5,08,000 में से जब आप 5,15,000 माइनस करेंगे, तो आप ऐसा समझ लीजिए 8,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो कितना हो गया? -7,000 हो गया ना। तो ये लीजिए -7,000 रुपये हमारा आ चुका है स्टूडेंट्स। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स। आपको सबसे मुश्किल जो पार्ट है, हालांकि मुश्किल अब नहीं रहा होगा, सबसे मुश्किल पार्ट कौन सा होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। उसको कई बार आप सॉल्व करके देखें और उसको पूरी तरह रट लें, उसके बाद आपको क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया क्वेश्चन। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए तरह के क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।